अनुसंधान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के अनुसंधान जो कि अनुसंधान करवाने वाले व्यक्ति के उद्देश्य के आधार पर निर्धारित होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का ये लेक्चर हमारा है किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार को करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के ओर से करवाए जाने वाले अनुसंधान के बारे में, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑन परचेज ऑफ बिजनेस बाय एन इंडिविजुअल। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी किसी चलते हुए व्यापार को खरीदना चाहती है तो वह यह जानना चाहते हैं कि जिस व्यापार को वह खरीद रहे हैं उसके लिए उचित मूल्य मांगा गया है या नहीं, उसके संपत्ति एवं दायित्वों को चिट्ठी में ठीक प्रकार से दिखाया गया है या नहीं, इस विषय में व्यापार से लाभ होने की आशा है अथवा नहीं। इस अनुसंधान को करने की प्रक्रिया को हम 4 स्टेप्स में देखेंगे। व्यापार की आर्थिक स्थिति एवं उपार्जन क्षमता, क्रय प्रतिफल का निर्धारण, व्यापार के संबंध में अन्य सामान्य सूचनाएं एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रतिवेदन देना। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं व्यापार की आर्थिक स्थिति एवं उपार्जन क्षमता के बारे में। व्यापार को क्रय करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी आर्थिक स्थिति एवं उपार्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना है। इसके लिए अनुसंधानकर्ता को उस व्यापार के लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे की गहन जांच करनी चाहिए और जिस प्रारूप में लाभ हानि खाता है वह उपार्जन क्षमता की जांच करने के लिए उपयोगी नहीं रहता है, इसलिए उसको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि 3 से 5 साल के लाभों की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। उसको रीअरेंज करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता को इस प्रकार कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले व्यापार एवं लाभ हानि खाते को पुनः तैयार करना। अनुसंधानकर्ता को जिस अवधि का अनुसंधान करना है उस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि वो कंपेरेबल हो। इसके लिए उसको कॉलमनर फॉर्म में एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना चाहिए जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, परचेजेस, सेल्स और डिफरेंट रेशो का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इसके पश्चात उसको इन मदों की जांच करनी चाहिए। नंबर 1, परचेजेस। यह एक ऐसी मद है जिसे छोड़कर लाभों को कृत्रिम रूप से बढ़ा के या घटा के दिखाया जा सकता है। अतः अनुसंधानकर्ता को ये देखना चाहिए कि क्रय की कुछ मदें लेखा पुस्तकें में लिखने से छोड़ तो नहीं दी गई है। इसके लिए उसको गुड्स रिसिप्ट बुक, परचेज इनवॉइसेस एवं लेनदारों द्वारा भेजे गए विवरणों की जांच करनी चाहिए। दूसरी मद है सेल्स। अनुसंधानकर्ता को विक्रय का 3 से 5 वर्षों तक कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना चाहिए और इसमें आए असामान्य उतार चढ़ावों का अध्ययन करना चाहिए। विक्रय की राशि का पता लगाने के लिए कुल विक्रय राशि में से विक्रय वापसी और व्यापारिक छूट को घटा देना चाहिए। क्या विक्रय राशि सही है, इसकी जांच करने के लिए ऑर्डर बुक, माल जावक पुस्तक एवं अन्य संबंधित प्रलेख और विवरणों की जांच करनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि देनदार कितने समय तक बकाया रहते हैं, उसे देनदारों की सूची की जांच करनी चाहिए। उन देनदारों के संबंध में जो डूबत घोषित कर दिए गए हैं एवं जो संदिग्ध घोषित कर दिए गए हैं उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। विक्रय का विवरण विश्लेषण करते समय अपवाद स्वरूप कॉन्ट्रैक्ट्स में से असामान्य लाभों को पृथक कर देना चाहिए। तीसरी जांच उसको स्टॉक के बारे में करनी होती है। अनुसंधानकर्ता को रद्दी माल एवं चालानी पर माल को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष की स्कंद सूचियों की जांच करनी चाहिए। यदि रद्दी माल या नॉन सेलेबल गुड्स है तो अंतिम और जिनको अंतिम स्कंद में शामिल कर लिया है
तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और इनका मूल्यांकन भी जो बाज़ार में विक्रय योग्य मूल्य है उस पर करना चाहिए। स्टॉक के मूल्यांकन की विधि की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए मूल्यांकन की सर्वमान्य विधि का ही प्रयोग किया जाए और एक ही प्रकार की विधि सभी वर्षों के लिए अपनाई जाए। ये भी देखना चाहिए कि अवधि के अंत वाले वर्ष के स्टॉक की रकम पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक तो नहीं है, और यदि अधिक है तो इसका कारण व्यापार में वृद्धि है अथवा स्टॉक के मूल्य में वृद्धि है। यदि स्टॉक के संबंध में कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है तो स्टॉक के पुस्तक मूल्य एवं कीमत मूल्य के अंतर की जांच करनी चाहिए। यह जानने के लिए अंतिम स्टॉक की सभी मदें विक्रय योग्य है उसका भौतिक सत्यापन करवाना चाहिए। चौथी जांच मजदूरी के संबंध में है। समस्त मजदूरी पुस्तकों में लिख दी गई है, इसकी जांच करनी चाहिए और मजदूरी की सूचियों को समय पत्रक, उपकार्य पत्रक एवं अन्य विवरणों से जांच करके मिलान करना चाहिए। पांचवी जांच ग्रॉस प्रॉफिट के संबंध में यानी सकल लाभ के संबंध में। अनुसंधानकर्ता को पिछले वर्षों के सकल लाभ की कंपैरेटिव तुलना करके ये देखनी चाहिए कि कहीं बिक्री या अंतिम स्टॉक को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर सकल लाभ को बढ़वा तो नहीं दिया गया है। और पिछले कुछ वर्षों के सकल लाभ अनुपातों की तुलना करनी चाहिए और यदि ध्यान देने योग्य अंतर हो तो उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। दूसरा कार्य है लाभ हानि खाते की मदों का विश्लेषण। इसके लिए सबसे पहले उसको विवरण पत्र तैयार करना है। अनुसंधानकर्ता को पिछले 3 से 5 वर्ष के व्ययों के संबंध में स्तंभ आकार प्रारूप में एक विवरण पत्र तैयार करना चाहिए और व्ययों की आपस में तुलना करनी चाहिए। यदि उनमें कोई अंतर हो तो कारणों का पता लगाना चाहिए। समस्त भुगतान की जांच की अवधि के पश्चात किए गए समस्त भुगतानों की जांच करके ये देखना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पिछले वर्ष के लेखों में दिखाया गया है। लाभ हानि खाते की जांच, इसमें ये देखना चाहिए लाभ को आर्टिफिशियली बढ़ाकर दिखाया तो नहीं गया है और इसमें संपत्तियों में डेप्रिसिएशन, डूबत ऋण का पर्याप्त आयोजन, व्यापार में आवश्यक खर्चे जैसे संपत्तियों की मरम्मत आदि, इन सभी चीज़ों की गहनता से जांच करनी चाहिए। तीसरा कार्य है लाभ हानि खाते में किए जाने वाले आवश्यक समायोजन। अनुसंधानकर्ता द्वारा व्यापार को क्रय करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली रिपोर्ट का उद्देश्य यह होता है कि वह यह जान सके कि व्यापार की भावी उपार्जन क्षमता क्या होगी। इसके लिए वास्तविक उपार्जन क्षमता ज्ञात करने के लिए उसको कई समायोजन करने पड़ते हैं। वो इस प्रकार हैं। इन मदों को लाभ में जोड़ देना चाहिए। साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को दिया गया वेतन एवं कमीशन, ऋण एवं अधिविकर्ष पर ब्याज जो क्रेता नहीं ले रहा है। यदि क्रेता अपने ही भवन में व्यापार का संचालन करेगा तो किराए की राशि। यदि विक्रेता कार्यशील पूंजी के अभाव में रोकड़ छूट का पूर्ण लाभ नहीं उठा रहा है और क्रेता के पास पर्याप्त पूंजी है तो इस प्रकार मिलने वाली रोकड़ छूट, अपवादजनक हानियाँ जैसे आग से क्षति, मुकदमेबाजी की लागत आदि, पूंजीगत हानियाँ जैसे स्थायी संपत्ति को बेचने से हुई हानि, डूबत एवं संदिग्ध देनदारों एवं मूल्यह्रास के लिए आयोजन यदि एक्सेस हो, लाभों में से संचयों का हस्तांतरण आदि, और इन मदों को घटा देना चाहिए। क्रेता द्वारा नहीं खरीदी जा रही संपत्तियों से आय, किराया यदि लाभ हानि खाते में से डेबिट नहीं किया गया हो और क्रेता किराए के भवन में व्यवसाय चलाएगा, अपवादजनक लाभ जैसे सट्टे के लाभ, पूंजीगत लाभ जैसे स्थायी संपत्तियों पर बेचने की दशा में होने वाले लाभ,
मूल्यह्रास की राशि यदि मूल्यह्रास नहीं लगाया गया हो। बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न यदि पहले किया हुआ आयोजन अपर्याप्त हो। प्रबंध का उचित पारिश्रमिक इत्यादि। तीसरा स्टेप है क्रय प्रतिफल का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अनुसंधानकर्ता द्वारा व्यापार की आर्थिक स्थिति एवं उपार्जन क्षमता को ज्ञात करने के बाद परचेज कंसिडरेशन का निर्धारण किया जाता है। इसका निर्धारण बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियों एवं दायित्वों के आधार पर किया जाता है। इसका निर्धारण करने के लिए ये प्रोसेस है स्टेटमेंट तैयार करना। अनुसंधानकर्ता को सर्वप्रथम अनुसंधान की अवधि के समस्त वर्षों के चिट्ठों का एक स्तंभ आकार प्रारूप में विवरण पत्र तैयार करना चाहिए और सभी प्रकार के दायित्वों एवं संपत्तियों की आपस में तुलना करनी चाहिए। खर्चों की जांच, ये देखना चाहिए कि आयगत खर्चों को पूंजीगत तो नहीं मान लिया है। अंतिम स्कंद का मूल्यांकन, ये देखना चाहिए कि अंतिम स्कंद का मूल्यांकन सर्वमान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया गया है एवं उचित किया गया है। अगर उसे किसी प्रकार का ओवर वैल्यूशन लगे तो उसका मूल्यांकन विशेषज्ञ द्वारा करवा लेना चाहिए। लेनदारों एवं देनदारों की गहन जांच, जो देनदार एवं लेनदार क्रेता द्वारा लिए जाएंगे उनकी गहन जांच करनी चाहिए। ख्याति की जांच, कई बार विक्रेता द्वारा ख्याति की राशि मांगी जाती है। ऐसी दशा में ख्याति की जांच बहुत सावधानी से करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये राशि उचित है या नहीं। दायित्वों की जांच, अनुसंधानकर्ता को दायित्वों की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनका उचित मूल्यांकन किया गया है या नहीं। संदिग्ध दायित्व, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संदिग्ध दायित्वों पर न केवल विचार कर लिया है बल्कि उनके लिए उचित प्रबंध भी कर लिया है। व्यापार के संबंध में अन्य सूचनाएं या अदर जनरल इन्फॉर्मेशन, निम्न या अन्य सूचनाओं एवं तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि क्या व्यापार की सफलता उसके वर्तमान स्वामी पर निर्भर है या नहीं। विक्रेता व्यापार को क्यों बेच रहा है। क्या पिछले समय में लगाए गए प्रतिबंधों का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा। क्रय किए जाने वाले व्यापार में प्रतिस्पर्धा अधिक तो नहीं है। क्या व्यवसाय के संचालन के लिए किसी विशेष प्रकार के ज्ञान, तकनीक, दक्षता अथवा चतुराई की आवश्यकता है और क्या नियोक्ता उनको पूरा कर पाएगा। क्या क्रेता को कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, वे उससे सहयोग करेंगे। क्या विक्रेता के व्यापार को उसके मित्रों की सहायता मिल रही है और क्या ये भविष्य में भी मिलेगी। व्यापार के कर्मचारी के साथ प्रसंविदा को क्रेता निभाएगा। इन सभी जांच के और कार्य के पश्चात अंतिम कार्य होता है अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रतिवेदन देना, रिपोर्टिंग बाय इन्वेस्टिगेटर। व्यापार को क्रय करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की ओर से अनुसंधानकर्ता द्वारा सभी तथ्यों की एक्सटेंसिव एवं कंप्लीट स्टडी करने के बाद उसको एक रिपोर्ट देनी होती है। प्रतिवेदन स्पष्ट एवं सरल भाषा में होना चाहिए। महत्वपूर्ण मदों पर सभी सूचनाएं होनी चाहिए और उचित सलाह वाली होनी चाहिए। धन्यवाद।